तो हम लोग ये ढूंढ रहे थे कि ये क्वेश्चन कह रहा है ना, a random sample is obtained from है ना normal mu1 distribution where mu is a known parameter. Using this sample, a most powerful test size half is constructed for testing this. तो इसका क्रिटिकल रीजन निकालेंगे तो कितना आता है ये, अगर आप ट्राई करेंगे तो क्रिटिकल रीजन क्या आएगा इसका? क्योंकि सिंपल वर्सेस सिंपल में जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो जो है यहाँ साइज क्या सेम रखना है, साइज 1 - बीटा होगा। देखो एलिमिनेट कर देता हूँ। जैसे यहाँ 0 और 1 है ना, तो जैसे आप लोग जानते होंगे ना, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1, तो ये लेस देन इक्वल टू के, ये क्रिटिकल रीजन आता है इसका। और इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा रिजेक्शन रीजन, ये देखना है कि इसमें सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा। बताओ भाई। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे है ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा x - 1 होल स्क्वायर माइनस में, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सिग्मा तो यहाँ 1 है, ठीक है ना, तो आएगा e⁻⁻½ ये समेसन हो जाएगा, ये रहेगा। तो इसको एक बार 0 रख दोगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो होता क्या है, जो क्रिटिकल रीजन मैं बोल रहा हूँ कि हमें क्या करना है, जो क्रिटिकल रीजन आएगा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, है ना, ये आ जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, मैं ये कह रहा हूँ, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो डिवाइड कर लो, तो ई की पावर जब ई भी खत्म हो जाएगी तो एक्स, है ना, तो फाइनली जो आना है इसको डिवाइड करो, आप कैंसिल होगा ई की पावर, तो जैसे -½ बाहर रहेगा, दिस माइनस दिस, तो समेसन ही बाहर रख लो आप, तो आएगा xi² माइनस xi - 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा ना ऊपर, ऐसा आएगा। तो और ये है लेस देन इक्वल टू सम के, है ना, या k1 बोल दो अभी। माइनस हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा साइन। इसको खोलिए क्या आएगा, तो कहने का मतलब ये क्वांटिटी तो ऑलरेडी a - b होल स्क्वायर ना, a² - b², सो a+b, सो 2xi - 1, a - b तो 1 हो जाएगा ना, तो ये रहेगा, और यहाँ मोर देन इक्वल टू -2k1 हो जाएगा।
सो इसको कुछ नया नाम दे सकते हैं, तो कहने मतलब बाकी हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा समेसन एक्स आई मोर देन इक्वल टू सम सी। ठीक है, तो जो मैं कह रहा था यहाँ पे वो मोर देन इक्वल टू वाला केस आएगा। तो इसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा कि रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार, या समेसन वही बात है, मोर देन इक्वल टू सम सी एस सी वन, ये आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, ये जीरो ही है और यहाँ ये ए है जो कि नेगेटिव है। तो इसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा, है ना, तो इसका यहाँ जैसे जीरो पॉजिटिव था, यहाँ जीरो नेगेटिव है, तो इसका क्रिटिकल रीजन उल्टा आ जाएगा। तो ये लेस देन इक्वल टू सी आएगा। तो सेम क्रिटिकल रीजन तो होना नहीं है। तो ये बोल रहा है कि ये तो डी तो गलत हो गया। ये कह रहा है नॉट एन एमपी टेस्ट, आई थिंक एमपी टेस्ट तो होना चाहिए। इसका अगर आप क्रिटिकल रीजन देखेंगे तो इसका आएगा, तो वही कह रहा 1 - 5 ना, तो 1 - 5 मतलब अपोजिट हो जाएगा। कहने का ये फाइव टेस्ट फंक्शन है। सो इसी चीज़ को अगर आप फाइव के टर्म में लिखेंगे तो फाइव का मतलब ये है कि फाइव इज लाइक 1 0 1 व्हेन एक्स बार मोर देन इक्वल टू सी, 0 अदरवाइज एक्स बार लेस देन सी। इस टाइप का फाइव है आपका, तो 1 - 5 लिखेंगे तो वो सही हो जाएगा। तो जीरो और हाफ, है ना, तो जीरो और हाफ के लिए आप टेक चेक करेंगे तो क्रिटिकल रीजन सिमिलर आएगा, है ना, मतलब C1 C2 C3 आप कर सकते हो। मान लो इसको मैं C1 बोल दूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक्स बार मोर देन सम C2, यही क्रिटिकल रीजन आएगा। यहाँ -1 और 1 है, तो फिर से वही जीरो पॉजिटिव, तो ज़्यादा यहाँ भी क्रिटिकल रीजन तो वही आएगा। हाँ, बस अब ये देखना है कि फाइव इज एन एम्प्टी टेस्ट ऑफ साइज लेस देन हाफ, तो इसका क्रिटिकल रीजन वही आएगा जो उसका है, ठीक है ना। तो इसने नॉट एम्प्टी टेस्ट लिखा है तो ये इसलिए गलत है, क्योंकि है ना इसका क्रिटिकल रीजन आएगा रिजेक्ट एच नॉट, तो एक्स बार, तो यहाँ लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू सी, इसका क्रिटिकल रीजन आएगा। तो यहाँ इसलिए 1 - 5 लिखा है, तो मतलब साई जो होगा ये इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये साई इसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा कि 1 0, जो कल भी मैं बता रहा था। तो ऐसा हो जाएगा। एंड तो बचा ए बी। तो फाइव एमपी टेस्ट साइज लेस देन हाफ विथ पावर ऑफ बीटा फॉर टेस्टिंग दिस अगेन दिस, ठीक है। एंड यहाँ बोल रहा है कि फाइव जो है एमपी टेस्ट है, इसका साइज हाफ होगा और जिसका पावर मोर देन बीटा होगा। तो ए बी में से ही कोई सही होगा, अब ये देख लो। तो मुझे लग रहा है साइज तो यहाँ चेंज होगा बिकॉज, है ना, तो फॉर्मूला लगा लो साइज का, ठीक है। और यहाँ साइज में अंडर एच नॉट ट्रू होता है ना, तो अंडर एच नॉट तो कॉमन ही है, तो ये हो सकता है। बस पावर देखना है कि मोर देन बीटा होगा या फिर तो ए बी में से कोई एक करेक्ट होगा जी। अब देखो कौन सा होगा। तो पहले में साइज निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे साइज निकाल कर चेक करना पड़ेगा लेस देन हाफ है क्या, और यहाँ पे हमें पावर निकालना पड़ेगा कि मोर देन बीटा है क्या। तो ये भी मुश्किल नहीं है ना, ये रैक डेफिनेशन से हम लोग निकाल पाएंगे। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। चलो तो इसका ट्राई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सो है ना, ये तो मैं ऑलरेडी आउट कर रखा है CD को। अब हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं, ए बी में से कोई बचा है ना।
देखिए जी बताओ, तो मैं कह रहा हूँ इसका साइज निकालो। सो अगर हम साइज फाइंड करें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, ये तो वही है ना जो इसका क्रिटिकल रीजन है, क्या लिखा था, मोर देन आया था ना, एक्स बार मोर देन इक्वल टू सम सी, ये आया था इसका क्रिटिकल रीजन। तो व्हेन एच नॉट इज ट्रू, है ना, तो एच नॉट इज ट्रू का मतलब हो गया, तो किसका साइज निकालेंगे, इसका साइज तो पता है मुझे हाफ है, तो हमें इसका साइज निकालना है, ठीक है। तो व्हेन म्यू इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से एक्स बार जेड बनाने के लिए माइनस म्यू, तो +1 अपॉन सिग्मा बाई √10, सो 1/√10, यहाँ मोर देन इक्वल हो जाएगा सी प्लस, नहीं हमें तो हाँ C+1 अपॉन 1/√n, व्हेन म्यू इज इक्वल टू -1, ये तो यूज़ कर लिया ऑलरेडी। तो ये हो गया z मोर देन C+1/1/√n, है ना, व्हेन म्यू इज -1। अब ये कुछ वैसा हो गया, तो अब इसको नंबर लाइन पे लोकेट करो, बताओ क्या होगा। अच्छा यहाँ पे सी क्या होता है, जैसे इसमें बता रखा था साइज हाफ ही है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि 1/2 किसकी प्रोबेबिलिटी है, एक्स बार मोर देन इक्वल टू सी व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0, इट्स नॉट इज ट्रू, है ना। तो इस केस में जब म्यू 0 था, तो व्हाट इज योर, यहाँ से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक्स बार में से मीन घटाओगे 0, 1/√10 मोर देन इक्वल टू C-0 1/√10, ये नहीं लिखते हैं वो तो यूज़ हो जाएगा, तो हाफ इज इक्वल टू ये z हो गया, सो z मोर देन इक्वल टू √n टाइम्स c, सो ये 1 - 5 ऑफ √n टाइम्स c इज हाफ, है ना। तो ये नंबर कौन सा होता है जहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, अब ये बता पाएंगे कि z मोर देन दिस नंबर इज हाफ, सो व्हाट इज दैट नंबर, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डोमेन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ के आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ है या उससे पीछे की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, क्या है वो नंबर, 0 है ना, ये तो 0 हो जाएगा फिर c की वैल्यू यहाँ से। तो बताओ भाई, तो ये एक तभी होगा ना, मतलब ये कहना मतलब फाई ऑफ √n टाइम्स c इज हाफ, ये मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो गिवन है उसके हिसाब से मैं c निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से फाई 0 इज हाफ, तो c हो गया 0, तो कहने का मतलब ये क्रिटिकल रीजन जो था ये हो गया एक्स बार मोर देन इक्वल टू 0, ये क्रिटिकल रीजन है इस वाले का। तो इसका अब यहाँ से आया c तो हाफ आ गया, सो प्रोबेबिलिटी z मोर देन c 0 है, तो इसका मतलब है कि √n, ये बचा है जी, c तो 0 है तो 0 रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/this, तो √n आ गया। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या ये हाफ से कम होगी जैसा ऑप्शन ए कह रहा है, आप मुझे बताओ कि दिस प्रोबेबिलिटी इज मोर देन हाफ और लेस देन हाफ, डिसाइड कर पाओगे, ये तो पॉजिटिव नंबर है जी। तो हम तो जानते हैं कि नॉर्मल में ऐसा होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल 0, तो ये हाफ है, अगर आप √n कोई नंबर यहाँ होगा तो ये लेस देन हाफ होगा, तो ये तो लेस देन हाफ है एग्जैक्टली क्योंकि, है ना, सो लेस देन हाफ ही होना है जी, देख लो। तो ये सही लग रहा है, दूसरे वाले में पावर निकालो तो आई थिंक पावर उल्टा हो जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा वहाँ पे, आई थिंक मुझे लगता है ना, ये हाफ दे रखा है ना, तो पावर यहाँ बीटा से ज़्यादा ना होगा, बीटा से कम हो जाएगा। तो मे बी आई थिंक ए इज़ फाइन, देख लो एक बारी, मैंने बी चेक नहीं किया, आप बी एक बार चेक करो, जैसे मैंने साइज अभी चेक किया ना कि लेस देन हाफ आएगा, तो उसी तरीके से आप चेक करो बी ऑप्शन में इसके लिए कि क्या पावर मोर देन बीटा आएगा, आई डोंट थिंक मोर देन बीटा आएगा, लेस देन बीटा आ जाएगा, तो इसीलिए है ना वो हो जाएगा। तो यहाँ बीटा ऑलरेडी दे रखा है, तो इस वाले क्रिटिकल रीजन का पावर बीटा है, तो आपको इसका क्रिटिकल रीजन मतलब वो तो वही होगा जो सेम, बस म्यू यहाँ अलग है, तो इसका पावर निकालो कंपेयर करो, ठीक है, तभी अकॉर्डिंग ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ जी भाई भवन, थोड़ा वेट करो, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं फिर डिस्कस करते हैं। सो 29 में क्या है, 29 देखिए क्या कह रहा है, 29 क्वेश्चन इज सेइंग कि ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले मैंने सॉल्व किया था इस तरह का, हालांकि ये सब आसान क्वेश्चन है, कि कह रहा है कि x1 x2 है ना, x1 क्या है, सो x1 इज पॉइसन लैम्बडा, ठीक है, x2 है पॉइसन 2 लैम्बडा एंड x3 है पॉइसन λ/2, तीन ऐसा है। तो व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेट सफिशिएंट फॉर लैम्बडा, तो सफिशिएंसी का डेफिनेशन यूज कर लेते हैं, तो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना पड़ेगा, लाइक्लीहुड क्या होगा,
ज्वाइंट पीडीएफ या ज्वाइंट पीएमएफ इज लाइक्लीहुड फंक्शन। तो ये निकाल सकते हैं आप लोग, और यहाँ से आ जाएगा आंसर फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज करके। तो ये लिखेंगे, तो ई की पावर यहाँ लैम्डा है ना, लैम्डा लैम्डा की पावर x1 अपॉन x1 फैक्टोरियल, इसमें x2 में क्या है 2 लैम्डा, तो ई की पावर माइनस 2 लैम्डा की पावर x2 अपॉन x2 फैक्टोरियल, फिर ई की पावर माइनस लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा बाई 2 की पावर x3 अपॉन x3 फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा नाउ। ठीक है, अब इसको ठीक से कंबाइन कीजिए तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या निकल के आएगा, यहाँ लैम्बडा 2 है ना, इसको तो जो भी है ऐड कर लो आप। 7/2 हो जाएगा, तो यहाँ पावर पावर ऐड हो जाएगा ना, तो 7 लैम्बडा बाई 2, और फिर यहाँ देखो, यहाँ लैम्बडा की पावर x1 है, यहाँ लैम्बडा की पावर क्या रहेगी x2। मैंने तो मेनली वही देखना ना कि लैम्बडा की पावर क्या है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फैमिली में ब्रेक करो, तो यहाँ लैम्बडा की पावर या लॉग लगा दो अभी, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो लैम्बडा की पावर x1 प्लस x2 प्लस x3, और बाकी जो नंबर रह गया उसको मैनेज कर लो, जैसे 2 बच गया तो 2 की पावर x2, यहाँ हाफ रह गया तो हाफ की पावर x3 ऐसा रहेगा, अपॉन में x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ है देख लो। फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहता है कि इफ यू कैन लाइक्लीहुड फंक्शन एज g ऑफ, है ना, t कॉमा लैम्बडा और h ऑफ x, तो यहाँ सैंपल साइज 3 है, सो इस पर फिट करो और बताओ कि व्हाट इज दैट t। फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज करो, बताओ t ऐसा क्या होगा, तो वही t सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। सो यहाँ होता है कि दिस शुड नॉट कंटेन एनी एक्साइज अदर देन t, तो t के अलावा कोई एक्साइज नहीं होना चाहिए। तो g फंक्शन जो हम लेंगे इसको ले लो, ये g ले लो, और ये जो बाकी सब बचा है इसको h ले लो, हो जाएगा। तो व्हाट इज x1 प्लस x2 प्लस x3, यही d आ गया, देख लो। किसी डाउट है बताओ, ठीक है जी। सो इस पेपर का, ये 2024 के ISI एम स्टैट्स का पेपर है, ये उस पेपर का ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है QMA पार्ट, उसका मतलब PSA पार्ट है ना, PSA पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 2024 जो है ना ISI एम स्टैट्स का पेपर है उसका है। देखो ठीक है भाई, तो जो इनको जो भी क्वेरी है इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे, ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो n कोई इंटीजर है यहाँ पे, है ना, इस क्वेश्चन में है n कोई इंटीजर है, और बॉक्स कंटेन n बॉल्स नंबर्ड 1 to n। अच्छा, सो एक बॉक्स में n बॉल है जहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 4 है, इस तरह से बहुत सारे, सो 1 से लेकर n तक है। अ सिंपल रैंडम, अच्छा ये रैंडम सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, तो अ सिंपल रैंडम सैंपल s ऑफ साइज n इज सेलेक्टेड विथ रिप्लेसमेंट, अच्छा रिप्लेसमेंट के साथ, फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, तो निकाला फिर वापस रखा फिर निकाला, वैसा। तो ईच एलिमेंट है इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, है ना, वैसा है। तो है ना, सिंपल रैंडम सैंपल में क्या होता है भाई कि ईच आउटकम या ईच सैंपल पॉइंट या ईच सैंपल यूनिट हैज इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, एंड आई फ्रॉम 1 to n है, डब्ल्यू आई डिफाइंड है 1 अगर ith बॉल इज सेलेक्टेड इन s, WI0 अदरवाइज। सो W1 1 कब होगा जब फर्स्ट बॉल सेलेक्ट हुआ, W2 1 कब होगा जब सेकेंड बॉल सेलेक्ट हुआ, W3 1 कब होगा जब थर्ड बॉल सेलेक्ट हुआ, एंड सो ऑन। तो आपके पास टोटल कितने रैंडम वेरिएबल है अब, क्योंकि आपने W1 W2 और WN इस तरह का है, ठीक। तो और ईच WI जो है बर्नौली है, आप ये देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसका सपोर्ट क्या है 1 या 0, तो किसी भी रैंडम वेरिएबल जिसका सपोर्ट 1 या 0 मतलब बर्नौली है, तो ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल है। सो बर्नौली P, सो व्हाट इज दैट P, सो P हो गया WI इज इक्वल टू 1, यही P है। सो क्या होगा P की वैल्यू, सो प्रोबेबिलिटी WI इज 1, WI इज 1 का मतलब है कि ith बॉल इज सेलेक्टेड। अब मुझे बताइए आप, ith बॉल सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई एक बॉल हमने रैंडमली चूज किया इस बॉक्स में से, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ith बॉल इज सेलेक्टेड, कितना आएगा आपको क्या लगता है।
तो हम लोग कितने ड्रॉ कर रहे हैं, सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज ड्रॉन। तो आपने साइज n है ना विथ रिप्लेसमेंट है, तो जैसे हम लोग n बॉल ड्रॉ करें ith बॉल आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ith बॉल एक है कितने में से, एक है ना, 1 to n में से होना चाहिए, यहाँ पे भी सोच रहे हैं। तो जो n सेलेक्टेड बॉल है उसमें से ith आना चाहिए, तो n चूज 1, और हम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, अच्छा एक सेलेक्ट तो हमने n किया था, तो उसमें एक ये होने चाहिए, तो बाकी जो बचे होंगे, हाँ मेन तो यही निकालना है आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यही निकालना है ना। तो क्या होगा, पूछना क्या चाह रहा है ये पूछ रहा है कोवेरिएंस विथ रिप्लेसमेंट है ना, तो ईच ड्रॉ जो है वो तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा है ना। पहला ड्रॉ में क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, दूसरे ड्रॉ में कुछ भी आ सकता है, तीसरे में सब तो इंडिपेंडेंट है एक्चुअली। ठीक है जी, आपको समझ आ रहा है, जिसमें कह रहा हूँ कि ये विथ रिप्लेसमेंट था। तो पहला मान लो तुमने क्या किया, तुमने n बॉल्स ड्रॉ किए, टोटल कैपिटल n है, इसमें से आप स्मॉल n बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो, तो वैसे तो टोटल नंबर ऑफ वे हो गया ना, यहाँ एक के n पॉसिबिलिटी है तो n की पावर n, और आपको चाहिए एक ith बॉल, तो ith बॉल तो फिक्स है, तो बाकी क्या हो सकता है, तो बाकी कोई भी हो सकता है, तो ये आ जाएगा n-1, इसकी पावर एक तो फिक्स है ना, ith बॉल आएगा, और बाकी के पास आपके पास n-1 चॉइसेस हैं, कितने ट्रायल पे, n-1 ट्रायल पे, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, इसको ठीक से फिट करोगे तो ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो मैं कह रहा था ना कि ith बॉल जो WI = 1, लेकिन इसकी ज़रूरत है, क्वेश्चन ये है कि इसकी ज़रूरत भी है, सो हमें यहाँ क्या सोचना है, तो मैं कह रहा हूँ W1 जो है कि 1 आएगा अगर पहला बॉल क्या हुआ, सेलेक्ट हुआ है उस n में से, और W2 1 होगा अगर सेकेंड बॉल सेलेक्ट हुआ है, तो कोई n बॉल ही सिलेक्ट होगा आउट ऑफ कैपिटल N। अच्छा, सो क्या लगता है आपको, कोवेरियंस 0 होगा या नेगेटिव होगा, फिर क्या समेशन ऑफ WI n हो जाएगा। अच्छा ये तो W1 WWN ये कैपिटल N तक जाएगा एक्चुअली, एक मिनट, तो हम तो स्मॉल n ड्रॉ किया ना, क्योंकि W1 का क्या मतलब है, रैंडम वेरिएबल 1, अगर पहला बॉल तो कोई भी आ सकता है n में से, देर आर कैपिटल N नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है ना, ठीक है वो तो सही है, मैं प्रोबेबिलिटी से लिखता हूँ, ये जो WI है दैट विल बी बर्नौली, क्योंकि हम लोग स्मॉल n बॉल जरूर ड्रॉ कर रहे हैं, बट उस n में से कोई भी आ सकता है ना, जो आपके पास टोटल n बॉल्स हैं, बट हाँ वो n कितने आएंगे तो वो मैं लिख रहा था एक पर्टिकुलर बॉल को है ना, मैं लिख रहा था ith बॉल, तो वो भी ठीक है। सो अभी मेरे लिए ये बर्नौली P, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा यहाँ से देख लो, ये जैसे एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं, जैसे W1 की बात करता हूँ, तो W1 1 कब होगा, जब फर्स्ट बॉल इज सेलेक्टेड या बॉल नंबर्ड 1 इज सेलेक्टेड, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पहला लिखा हुआ बॉल सेलेक्ट होगा, तो ये था n की पावर n, तो n जो हमने सेलेक्ट किया है ना, एक तो बाकी n-n होगा, सो एक तो इनमें से आया होगा, और बाकी जो बनेगा वो कोई भी हो सकता है, नहीं इसमें n-1 में से कोई भी हमें चाहिए, एक n-1, इस तरह कुछ सोचना पड़ेगा आपको है ना। तो एक तो कैपिटल N में से एक हम पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कैपिटल N में से एक पहले ही हमने सेलेक्ट कर लिया पहला बॉल, बाकी जो बना कैपिटल n-1 उसमें से स्मॉल n-1, लेकिन ये तो तब यूज़ कर पाएंगे ना हम जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, तो हमें तो यहाँ विथ रिप्लेसमेंट है, तो इसको ठीक से लिखना पड़ेगा।
इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना, इसको सोचना पड़ेगा कि क्योंकि ये विथ रिप्लेसमेंट है, यहाँ इन्होंने बोला है कि विथ रिप्लेसमेंट है। ओके अच्छा, ये तो मुझे अच्छा कौन सा ट्रू है, तो वैसे तो ये सीधा सीधा ये दिख, इसके बारे में सोचो रहा क्या है ये। ओके WI फ्रॉम 1 to N, इसका क्या सम होगा, वो जो हम निकाल रहे थे उसकी जरूरत भी हालांकि नहीं है अभी, लेकिन मैं देखता हूँ क्या होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ W1, मान लो अभी के लिए, मान लो हमने क्या किया कि हमारे पास ऐसा है 1 2 3, बीच में N है और ये कैपिटल N तक जाता है। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि यही पहला N बॉल सिलेक्ट हो गया। तो इसका क्या मतलब है, तो जैसे 1 लिखा वो सिलेक्ट हुआ, 2 लिखा वो सिलेक्ट हुआ एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि इस केस में W1 की वैल्यू 1 है, W2 की वैल्यू 1 है, WN की वैल्यू 1 है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर जो अगला नंबर होगा WN+1 वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि WN+1 जब लिखेंगे तो 1 होगा या 0 होगा, 1 कब होगा, अगर N+1th बॉल सेलेक्ट हुआ है, लेकिन वो तो यहाँ नहीं हुआ है क्योंकि मैंने ये कहा कि यही इतना ही सेलेक्ट हुआ। मान लो एक केस ले रहा हूँ, टोटल कैपिटल N बॉल, हम स्मॉल n ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सेलेक्ट हुआ तो ये 0 हो जाएगा, आगे WN 0 हो जाएगा। तो इसका सम आपको क्या लगता है, तो हमेशा इसका सम तो कितना आएगा जी, स्मॉल एन ही आएगा, हाँ है ना, क्योंकि जो स्मॉल एन बॉल आप ड्रॉ करोगे उसके करस्पॉन्डिंग WI की वैल्यू 1 होगी और बाकी के करस्पॉन्डिंग 0 होगी। तो ये बाकी चीजें निकालने की जरूरत ही नहीं एक्चुअली, है ना। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पूछा है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, तो लग रहा है ये तो समझ लग रहा है यही सही है, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है कोवेरियंस निकालने की और ये सब। और हालांकि यहाँ पे क्या ना कोई एन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि W1 W2 इंडिपेंडेंट है क्या, तो डिपेंड करेगा, है ना, कि एन वैल्यू किस पे आ रही है। और W तो बर्नौली है, तो ये एक्सपेक्टेशन ये नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसमें राइटली समझ आ रहा है कि कोई भी आप स्मॉल n बॉल सेलेक्ट करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल n नंबर ऑफ, हमारे पास अभी टोटल कैपिटल n नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इसमें से किसी n की वैल्यू 1 होगी, किसी बाकी n-n की वैल्यू 0 होगी, डिपेंड करेगा कौन सा स्मॉल n बॉल हम ड्रॉ करते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये तो हमेशा वैसा रहेगा, देख लो फिर भी, है ना, क्या होगा। सर रैंडम सैंपल का साइज n है, स्मॉल n। हाँ सर रैंडम रैंडम सैंपल का साइज स्मॉल n है। हाँ वो फिक्स है। सर तो फिर W कैपिटल N तक जा नहीं पाएगा सैंपल। नहीं नहीं समझे नहीं, होगा लेकिन उसकी वैल्यू 0, हमारे पास ना, हम स्मॉल n बॉल ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जब स्मॉल n नंबर ऑफ बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं, अभी हम कुछ फिक्स कर देते तो ज़्यादा समझ आएगा। मान लो कैपिटल N को मैं 10 ले लेता हूँ और स्मॉल n को मैं 5 ले लेता हूँ, इसका क्या मतलब है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 बॉल्स हैं और हम लोग 5 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। अब वो 5 बॉल पे कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना। जी सर। चलो 5 कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर लो रैंडमली, तो क्या होगा, क्योंकि इसने ना आई को, इसने पहले मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन यहां देखो आई को इसने खुद ही 1 to N फिक्स कर रखा है। अभी कहना चाह रहा हूँ ना कि आई की वैल्यू 1 से स्मॉल n तक होगी, ऐसा कहना चाह रहे हो। सर मैं W की वैल्यू W1 W2 WN तक जाएगा, स्मॉल n तक। हाँ वो तो समझ रहे हैं, लेकिन WN+1 क्या होगा, इसका मतलब है कि वो बॉल जिसपे N+1th लिखा है। सर W तो रैंडम सैंपल है ना। नहीं W क्या, W एक रैंडम वेरिएबल है जस्ट, रैंडम सैंपल है अपना और W। रैंडम सैंपल S है। A simple random sample S of size n is selected with reference from box this. Define W तो एक रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली, अच्छा। ठीक से बढ़िया, डिफाइन, इसने डिफाइन किया है WI को। जिसमें मैं समझाऊं कि मैंने कहा 10 बॉल है, मैं अभी समझने, मान लो आप कि एक बॉक्स है जिसमें 10 बॉल्स हैं, 1 2 3 इस तरह 10 तक लिखा हुआ है, तो आप कोई 5 बॉल सेलेक्ट कर लोगे, तो मान लो हो सकता है आप सेलेक्ट कर लो 1 3 5 7 8 9 या 5 7 8, ये मान लो, ये आप 5 बॉल आपने ड्रॉ किया रैंडमली, ये 5 आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग W1 की वैल्यू 1 है,
W2 की वैल्यू 0 है। इस सैंपल, ये एक सैंपल है, तो सैंपल इसको S नाम दिया है, स्मॉल s, ये सैंपल है। 13578 मैंने कह दिया, तो W2 0 होगा, W3 1 होगा, W4 0 होगा, W5 1 होगा, W6 0 होगा, W7 1 होगा, W8 1 होगा। ओके सर, समझ समझ आ गया। गया ना? W9 यस 0 होगा, W10 0 होगा। जो बॉल सेलेक्ट हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग WI 1 होगी, बाकी 0 हो जाएगी। ठीक है। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंगल करेक्ट और स्टेटमेंट है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसके साथ अभी हमने लास्ट के कुछ क्लास से ये ISI है ना 2024 का सॉल्व कर रहे थे। बताइए श्रीकांत, और क्या पेपर हम लोग सॉल्व कर लिए हैं? तो इसमें क्या रह गया अब? अभी हम लोग 2024 का भी कंप्लीट किया ना, ये आपको खुद से सॉल्व सर करना है। अब हम किसी पेपर के सब्जेक्टिव करें एक हाथ मतलब। हाँ, तो मैं 2022 23 सर 2022 कर लिया है, ये हो गया। आई थिंक 2021 का भी हो गया है क्या? 2020 वाला हुआ है पेपर? आई थिंक ये पेपर अभी तक हो गया है ऑब्जेक्टिव में। यस सर, आई डोंट थिंक 2020 हुआ है। जैसे हम लोग लास्ट टाइम जब कर रहे थे तो 21 तक सॉल्व किया था, पहले 23 से ही स्टार्ट किया था, 23 22 21 हुआ है। सो आगे ये सब हो गया है, ये भी सब हुआ है। अच्छा, तो 23 का ही चल रहा है अभी तो बहुत। ये 22 का है, तो 22 का भी हमने डिस्कस कर लिया था, ये PSB है। 21 का भी हो गया है। ये सब डिस्कस किया है। देखिए किस ईयर का चल रहा है, सब्जेक्टिव चल रहा है शायद ये PSB 2020 का। आई थिंक 20 वाला बाकी है। देखिए, तो पहले कल से इसको पहले कंप्लीट करते हैं, अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल मई, मई में एग्जाम है ना, फिर सब्जेक्टिव पे आते हैं। सो सर हम अभी 20 पर हैं, तो 20 से अगर 16 तक जाएंगे। तो टाइम लगेगा ना, तो क्या हाँ सब्जेक्टिव सर, करें? मतलब अभी के थोड़ा सा फिर वो बैलेंस हो जाएगा ना, मतलब हमें आइडिया भी मिल जाएगा एक। ठीक है, तो सब्जेक्टिव ट्राई करते हैं। तो या तो अभी हमने 2021 22 23 24 ISI एम स्टैट्स का PYQ में ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस किया है, तो कल से हम सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो कल से क्या करते हैं, ये 2024 वाला जो पेपर है, तो इसके सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करते हैं, है ना। है ना, ये जो बुक है, तो इसमें हम लोग अभी ये वाला पार्ट आज हमने कंप्लीट किया है PSA वाला, तो कल से PSB स्टार्ट करते हैं, 2024 से स्टार्ट करते हैं। फिर आगे जाके एक साथ करेंगे, मतलब 21 22 23 24 का PSB कर लेंगे, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 20 का हम एक साथ पूरा कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में, तो वैसे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, तो कल से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कल जो क्लास होगी वो एम स्टैट वाली, इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी के लिए थैंक यू, बाकी जिनके जो क्वेरीज हैं पूछो।